मिनट वेट करें। जी ओके स्टूडेंट्स, हम आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये मंडे के लेक्चर की कंटिन्यूशन है। ये सेकंड पार्ट है आपका रिस्क के ऊपर लेक्चर का। इट इज़ स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो नंबर 2 आज का जो लेक्चर है वो डेटा पाथ कंट्रोलर जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसका भी लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद जो है अगर आप लोगों ने ये रिस्क स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर आगे हम एक रियल वर्ल्ड का माइक्रो प्रोसेसर है, एक मिप्स या आर्म, ये अभी हम देख रहे हैं। इसमें से आप आई गेस मिप्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो वो एक रियल वर्ल्ड माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी अगर आपका आज का लेक्चर और प्रीवियस जो मंडे को लेक्चर हुआ है, अगर आप लोग ये इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपके लिए कमिंग लेक्चर्स आफ्टर मिड टर्म एग्जाम होने हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है जी। तो कल हमने देखा था स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन क्या होती है, रिस्क क्या होता है, और एक हमारा एक बेबी वर्जन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आपका प्रोसेसर है जो एक ब्लॉक के अंदर बंद हुआ हुआ है। यहाँ पे आपकी मेमोरी है और ये आपका कंट्रोलर है। ठीक है जी। और ये इस माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट था। ये 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं। कल हमने सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी देखा था और 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट भी देखा था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके जी, आप में से कोई मुझे बताएंगे, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने भी, किसी ने भी, जिसने भी मैंने कल आपको 2 होमवर्क्स दिए थे, आप में से किसी ने किए हो, कोई शेयर करना चाहता हो, उन्होंने इंस्ट्रक्शन सेट देखा हो और अपने मोबाइल लैपटॉप जिसमें भी कोई माइक्रो प्रोसेसर देखा हो, कौन से वर्जन का है और कौन से ब्रांड का है, मिप्स का है, आर्म का है, इंटेल का है, तो किसी ने होमवर्क किया हो। जी मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा नंबर 1, आप सारे माइक्स जो है ना अपने म्यूट करके रखें, कहीं उन्हें म्यूट नहीं किया हुआ। ठीक है जी, अपने माइक्स काइंडली म्यूट करके रखें सब लोग। आंसर करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी किसी ने ऐसा असाइनमेंट सॉरी होमवर्क किया हो जो मैंने आपको कल कहा था? यस सर, मैं किया था। ओके जी, कौन सा आपका माइक्रो प्रोसेसर, कौन सा आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, आई थिंक क्वाड को यूज कर रहा हूँ मैं। उस टाइम जब मैंने किया था तो आपने उसमें वो। इंस्ट्रक्शन सेट देखा उसका आपने? यस सर, इंस्ट्रक्शन सेट देखा मैंने, थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट भी किया मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में आपने उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर लिया? सर मेरे पास डॉस बॉक्स पड़ा हुआ है इसलिए। ओके, आपने डॉस बॉक्स पढ़ा हुआ है, उसमें आपने डॉस बॉक्स के अंदर क्या किया उसे यूज़ करते हुए? सर फिलहाल तो मैंने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाया कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बात के लिए। इंस्ट्रक्शन सेट्स के अंदर सर एक फ्लैग रजिस्टर दिखाना होता है। सर रजिस्टर्स की वैल्यूज डिस्प्ले करनी होती है, रजिस्टर में वैल्यू पुट करने के लिए एक है, और सर रजिस्टर्स के एड्रेस पुट करने के लिए एक है। इंस्ट्रक्शन सेट हर तो चीज के कितनी लिए। कितनी 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 इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अंदर रफली? सर अराउंड 40 या 45। ओके, आपने बहुत कम देखी है, इससे ज़्यादा होंगी। तो ये जो हमारा बेबी वर्जन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है इसमें सिर्फ सिर्फ 9 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, आपने जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देखी हैं वो बहुत कम देखी हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप 45 कह रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है ये सिर्फ सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस को समझ से, इसके अलावा इसे कोई इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर फीचर ही नहीं है, इम्प्लीमेंट ही ऐसा नहीं हुआ हुआ कि कोई और इंस्ट्रक्शन समझ सके। ठीक है जी। तो ओके जी, कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक जो हमने किया था तो आप पूछ लें, ताकि फिर हम आज जो है वो कंट्रोलर की तरफ जाते हैं। ठीक है, जस्ट 1-2 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कल हमने प्रोसेसर पार्ट किया था, आज हम ये कंट्रोलर को देखने जा रहे हैं। ओके जी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, इस कंट्रोलर के अंदर ये बहुत सारे सिग्नल्स हैं। ठीक है, और हम आप लोगों को, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, आपका जो ये कंट्रोलर है आप इसको फाइनाइट स्टेट मशीन से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ASM ASMD चार्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो ये जो टेबल है ये कंट्रोलर की स्टेट्स हैं, पॉसिबल स्टेट्स हैं। आई गेस ये 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेट्स हैं। इसके अलावा आपका कंट्रोलर की कोई स्टेट नहीं होगी एट अ टाइम। आपका कंट्रोलर जो है वो किसी एक स्टेट में होगा, इन सब में से किसी एक स्टेट में होगा। ठीक है जी। ये जो फिगर मैंने ली हुई है ये आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स हैं तो आप इसे ओपन करके अपने सामने भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं अब आगे जाऊंगा तो ये आपके सामने ओपन नहीं हुई होगी। तो लेकिन हम साथ साथ इसको देखेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका जो कंट्रोलर की स्टेट्स है ना, पॉसिबल स्टेट्स हैं, वो ये हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्टेट डिकोडिंग की है, डीईसी डिकोडिंग, ये क्या कर रहा है, डिकोड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैंने आपको कहा था कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल को रिपीट कर रहा होता है। ठीक है जी। तो जब ये वाली स्टेट होगी तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा होगा। डिकोड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड एसर्ट सिग्नल्स टू द कंट्रोल डेटा पाथ एंड रजिस्टर ट्रांसफर्स। ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग की बेस पे जो उसने सिग्नल्स एनेबल करने होंगे उनको एनेबल कर रहा होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको देख लें, स्टेट राइट 1 लोड द एड्रेस रजिस्टर विद द सेकंड बाइट ऑफ राइट इंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा राइट जो है वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं और सेकंड बाइट जो थी उसमें एड्रेस स्टोर किया जाता था। कल के लेक्चर में आपको याद होगा कि 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट था उसमें जो सेकंड बाइट थी वो एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होती है। तो ये जो स्टेट है इसमें क्या हो रहा है, राइट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो लोड हो रहा है और प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट भी किया जा रहा है। ठीक है जी। स्टेट्स है ये आपकी बुक में जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है उसमें आपका 359 पेज नंबर है, उसके ऊपर ये डायग्राम अवेलेबल है। ठीक है जी। ये लिस्ट अवेलेबल है, आप इसको अपने सामने ओपन करके रख सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कंट्रोलर को ना ASMD चार्ट से इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपका प्रोसेसर है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ना ये आपका ASM चार्ट है। अच्छा, अब आपने एक बात कंफ्यूज नहीं करनी, ये मैं इसे आगे लेके जाता जाऊंगा। ठीक है जी। कोई 5 डायग्राम्स है राइट साइड लेफ्ट साइड पे। ये 5 डिफरेंट ASM चार्ट्स नहीं है, ये सिंगल एक एक इंस्ट्रक्शन एक ASM चार्ट है। ये 5 नहीं है, एक है और ये बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है। अगर आप ये इस फर्स्ट फिगर पे गौर करें तो ये एंड के नीचे डॉट 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 आ रहे हैं। ठीक है जी। ये जो एंड का डायमंड बॉक्स है इसके नीचे डॉट 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 है। तो ये डॉट 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 का मतलब ये है कि ये कंटिन्यू है, ये ASM चार्ट। तो यहाँ पे आप देखें ये डॉट्स वही है कंटिन्यू। इस कंटिन्यूशन के आगे हम यहाँ पे रीड इंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, फिर डॉट्स हैं, फिर डॉट्स हैं और ये राइट इंस्ट्रक्शन डिस्कस हो रही है, फिर नॉट इंस्ट्रक्शन डिस्कस हो रही है इस चार्ट में। तो ये एक ही चार्ट है जो स्प्लिट हुआ हुआ है आपकी 5 स्लाइड्स में। ठीक है जी। तो राइट साइड पे ये आपका प्रोसेसर है, लेफ्ट पे आपका ASM चार्ट है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बताएं, वरना फिर हम इस अब ASM चार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं रिपीट करता चलूँ, आप लोग जो हैं आज के लेक्चर में मुझे किसी भी वक्त इंटरप्ट कर सकते हैं, माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन कर लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें अगर कोई ऑलरेडी क्वेश्चन कर रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लें और फिर क्वेश्चन करें। ठीक है जी। तो हम जो हैं, एक मिनट जी। हम्म, ठीक है जी, हम इसे फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ये इनिशियल स्टेट है आपकी, आइडियल स्टेट है। अगर आप किसी भी वक्त अपने माइक्रो प्रोसेसर का या डेस्कटॉप का लैपटॉप का रीसेट का बटन प्रेस कर देते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है वो इस आइडियल स्टेट में रीसेट स्टेट में आ जाता है। ठीक है जी। आइडियल स्टेट या इनिशियल स्टेट में आ जाता है। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था आपका माइक्रो प्रोसेसर फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में ऑपरेट कर रहा होता है। तो आप गौर करें ये जो डॉटेड बॉक्सेस हैं ये इंस्ट्रक्शन फेच पार्ट परफॉर्म कर रहा है, ये डिकोडिंग का पार्ट परफॉर्म कर रहा है आपका बॉक्स, और ये एग्जीक्यूट का पार्ट परफॉर्म कर रहा है। और एग्जीक्यूट के बाद आप गौर करें ये यहाँ से एरो एक निकल रहा है और ये वापस इनिशियल स्टेट S0 की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर फेच डिकोड एग्जीक्यूट इसी साइकिल में रिपीट होता रहता है, इस लूप के अंदर रहता है। ठीक है जी। तो रीसेट है इनिशियल स्टेट में। अब आपने क्या करना है, आपने इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। फेच के लिए आपकी ये स्टेट है S fetch 1। तो S fetch 1 क्या है, लोड द एड्रेस रजिस्टर विद द कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर। ठीक है जी।
तो आपको मैंने बताया था प्रोग्राम काउंटर के अंदर एड्रेस होता है, और एड्रेस किस चीज़ का होता है? कोई कोई बताएगा मुझे प्रोग्राम काउंटर में किस चीज़ का एड्रेस होता है? आप में से कोई क्वेश्चन मुझे। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होता है। यस, अब उसने एक इंस्ट्रक्शन पहली एग्जीक्यूट करनी है, तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो एड्रेस होगा वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा जो उसने एग्जीक्यूट करनी है, और ये अभी फेचिंग कर रहा है। ठीक है जी। तो सिलेक्ट प्रोग्राम काउंटर, सिलेक्ट बस 1। ये प्रोग्राम काउंटर है, उसने बस 1 सिलेक्ट की। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर इस रजिस्टर से, इसमें जो एड्रेस है वो यहाँ से होता हुआ इस बस 1 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये बस 1 आपकी मेमोरी से कनेक्टेड है। इट मींस इस प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है वो इस मेमोरी के अंदर फीड कर दिया गया है। ठीक है, अब इस मेमोरी में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट्स, जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो उसने फेच करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डालनी है। अब वो देखते हैं वो कैसे डाल रहे हैं। ठीक है जी। उसने लोड एड्रेस रजिस्टर भी कर दिया है। इन अदर वर्ड्स, ये जो लोड एड्रेस रजिस्टर की पिन है ये अनेबल हो गई है। ठीक है जी, ये लोड एड्रेस रजिस्टर की पिन अनेबल हो गई है। और ये जो प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर से आपका मक से होता हुआ बस 1 के ऊपर आपका एड्रेस आया था, और ये एड्रेस जो है वो यहाँ से होता हुआ आपके एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया। ये एड्रेस जो है अब ये मेमोरी को आपने दे दिया गया है, और अब आपने मेमोरी से अपनी इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। तो पार्ट 2 के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, आप फेच 2 कर रहे हैं, स्टेट फेच 2। फेच 2 में क्या हो रहा है, आप इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को लोड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को लोड कर रहे हैं। उसके लिए आप मेमोरी को सिलेक्ट करें, लोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करें। अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कैसे लोड हो रहा है आप गौर करें। मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन होगी वो इस मल्टीप्लेक्सर के ऊपर अवेलेबल होगी। आप सिलेक्ट बस 2 करें। यहाँ से जब आपका ये मेमोरी सिलेक्ट हो जाएगी तो आपका ये जो इंस्ट्रक्शन है वो बस 2 के ऊपर अवेलेबल होगी। ये बस 2 यहाँ से होती हुई, ये पूरी एक ही बस है, सब कनेक्टेड है। यहाँ से होता हुआ आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर फेच होके स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन फेच का पार्ट कंप्लीट हो गया। नंबर 2, जब इंस्ट्रक्शन फेच होगी तो लास्ट में आप प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं ताकि अगली जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट भी कर दिया। ठीक है जी। तो ये है आपका इंस्ट्रक्शन फेच का पार्ट। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आपके प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस था, बस 1 से होता हुआ आपका एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर हुआ। एड्रेस रजिस्टर से इस ये एड्रेस मेमोरी को दे दिया गया, और फिर मेमोरी में उस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो यहाँ से होती हुई, मक से होती हुई बस 2 पे आई, और बस 2 से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी, और इसके बाद आपका प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो गया। ये आपका इंस्ट्रक्शन फेच का पार्ट है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके जी। अब उसने इंस्ट्रक्शन डिकोड करनी है। ठीक है जी। अब ये थर्ड स्टेप है इंस्ट्रक्शन डिकोड का। डिकोडिंग के बाद वो चेक करेगा अब ये आपका इंस्ट्रक्शन सेट क्या था, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं। डिकोडिंग में अगर ये ऑपरेशन, अगर आप इंस्ट्रक्शन नो ऑपरेशन की परफॉर्म कर रहे हैं, नो ऑपरेशन मींस आपका माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो नो ऑपरेशन की अगर इंस्ट्रक्शन है और ये लॉजिक लेवल 1, इट मींस कि नो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन ट्रू है, कि नो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ से होता हुआ ये वापस फेच पे आ जाएगा क्योंकि इसने कुछ भी परफॉर्म नहीं करना। अगर नो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये 0 पे है, तो फिर वो चेक करेगा आइदर इट इज ऐड इंस्ट्रक्शन और नॉट। अगर ऐड इंस्ट्रक्शन है तो ये आगे प्रोसीड करेगा, अगर ऐड इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन चेक करेगा। सब्ट्रैक्शन नहीं है, एंड को देखेगा। एंड इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो रीड को देखेगा। रीड इंस्ट्रक्शन नहीं है, राइट को देखेगा। राइट इंस्ट्रक्शन नहीं है, नॉट को देखेगा। अगर नॉट है तो ये आगे प्रोसीड करेगा, नॉट नहीं है तो वो आगे फर्दर देखेगा। जैसे ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच 0 है और हाल्ट। ठीक है जी, ये सब इंस्ट्रक्शंस हैं, वो 1 बाय 1 चेक हो रही हैं। इसमें से डिकोडिंग के बाद जो सी भी इंस्ट्रक्शन है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज हम ऐड से स्टार्ट करते हैं, और लेट्स सपोज ये ऐड इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ऐड इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट आप लोगों को याद होगा। ऐड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, आपके दो रजिस्टर्स के कंटेंट्स को उठाता है, किसी दो रजिस्टर से कंटेंट्स को उठाता है, उनको ऐड करता है, और सोर्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स, दो रजिस्टर्स को ऐड अप करता है और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स के अंदर वापस रिजल्ट को स्टोर कर देता है। ये कल के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो लेट्स सपोज हम ऐड इंस्ट्रक्शन का पहले डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास डिकोडिंग के बाद पता चला कि ये ऐड इंस्ट्रक्शन है, तो ये डायमंड में ये लॉजिक 1 हो गया।
अब यहाँ पे वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमारे पास 4 रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अब इसमें से किसी एक रजिस्टर के अंदर आपका सोर्स पड़ा हुआ है, तो वो देखेगा वेदर इट इज इन आर नॉट। इफ आर नॉट के अंदर है तो यहाँ से प्रोसीड आगे करेगा, अगर आर नॉट में नहीं है आर वन को चेक करेगा, आर वन में नहीं है आर टू को चेक करेगा, आर टू में नहीं है आर थ्री को चेक करेगा, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज हमारा जो सोर्स है वो आर वन में है, तो ऐड इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करें, सोर्स हमारा आर नॉट में नहीं है आर वन में है, आर वन ये वाला रजिस्टर है। यहाँ से अगर ये ट्रू हो गया हमारा सोर्स आर वन में है तो सिलेक्ट आर वन किया जा रहा है, ठीक है। आर वन हमारा सिलेक्ट हो रहा है, बस वन सिलेक्ट हो रही है, दिस इज बस वन। इट मीन्स ये जो मक्स है यहाँ से आर वन सिलेक्ट हुआ और बस वन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है जी। ये बस वन के ऊपर अवेलेबल है तो इट मीन्स ये ए एल यू के ऊपर भी अवेलेबल है। मैंने आपको कल बताया था ए एल यू जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड और जितने भी लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो इस ए एल यू के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो सिलेक्ट बस वन करने के बाद ये आर वन के अंदर जो कुछ भी है वो ए एल यू की फर्स्ट इनपुट पे अवेलेबल है। नंबर टू वो क्या कर रहा है, लोड रजिस्टर वाई। ये रजिस्टर वाई है, जो डेस्टिनेशन के कंटेंट्स हैं वो रजिस्टर वाई में स्टोर हो रहे हैं। अब इस ए एल यू के पास दोनों इनपुट्स अवेलेबल हैं, एक रजिस्टर वाई में स्टोर है और एक आर वन से डायरेक्टली आ रही है, ठीक है जी। इसके बाद अब उसने एग्जीक्यूट परफॉर्म करना है। एग्जीक्यूट के पार्ट में क्या होगा कि ए एल यू एडिशन परफॉर्म करेगा, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं आपका जो कंट्रोलर है वो एस एग्जीक्यूट वन स्टेट में है। ये स्टेट कौन सी हम एक दफा देख लेते हैं। ये एग्जीक्यूट वन, दिस इज एग्जीक्यूट द ए एल यू ऑपरेशन फॉर अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। तो एग्जीक्यूट पार्ट में आपकी ये स्टेट है एस एग्जीक्यूट वन। इसमें क्या हो रहा है, आप सिलेक्ट ए एल यू करें, ये ए एल यू को आप सिलेक्ट करें, ठीक है जी। और इस सिलेक्शन के बाद आप ALU में ऑपरेशन परफॉर्म करें, हमारे केस में ये एडिशन है, ठीक है। एडिशन करने के बाद अगर आपका रिजल्ट जीरो आता है तो आप इस रजिस्टर जी के अंदर जीरो को सेट करेंगे, ठीक है। जीरो मैंने आपको बताया था आपका माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जीरो फ्लैग जो है वो इस रजिस्टर जी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट रजिस्टर फ्लैग अगर आपका रिजल्ट जीरो है तो रजिस्टर फ्लैग जो है वो इस रजिस्टर जी में स्टोर हो जाएगा और जो रिजल्ट है वो आपका यहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपने सिलेक्ट करना है कि आपके रिजल्ट को, क्योंकि जब ये ALU पे जो रिजल्ट है वो बस टू पे अवेलेबल है तो अब आपने वापस इस बस टू से इन चारों रजिस्टर्स में से किसी एक में स्टोर करना है। स्टोर किस में करना है, आपने डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर करना है। अब यहाँ पे ये चेक हो रहा है कि डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा है, इधर आर नॉट, आर वन, आर टू, आर थ्री। तो हमने सोर्स रजिस्टर तो आर वन सिलेक्ट किया था, डेस्टिनेशन लेट्स सपोज हमारा आर थ्री है, तो यहाँ पे वो चेक करेगा आर नोट है नहीं, आर वन है नहीं, जीरो फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आर थ्री सिलेक्ट हुआ, सिलेक्शन आर थ्री सिलेक्ट होगी, आपने लोड आर थ्री किया और आपका जो लोड आर थ्री जब पिन एनेबल हुई तो जो रिजल्ट है यहाँ से होता हुआ वापस आर थ्री में स्टोर हो जाएगा और यहाँ से आप वापस इस इनिशियल स्टेट पे चले जाएंगे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके जी। एंड इंस्ट्रक्शन और सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन सिमिलर है। सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन आप खुद देखिएगा, जैसे एंड को प्रोसीड किया है बिल्कुल उसी तरह आप सब्ट्रैक्शन को देख सकते हैं। एंड ऑपरेशन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑपरेशन के अंदर भी आप क्या कर रहे थे, अगर आपको याद हो, एंड ऑपरेशन के अंदर भी आपके बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स के दरमियान और जो रिजल्ट है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर में आप स्टोर करें, ठीक है जी। तो ये एंड इंस्ट्रक्शन भी इसी तरह परफॉर्म होगी। लेट्स सपोज आपका एंड का एक ऑपरेंड जो है वो आर नॉट में पड़ा है तो ये आर नोट से होता हुआ यहाँ पे आर नोट सेलेक्ट होगा, सेकंड ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर वाई में स्टोर हो जाएगा, आर नोट आपके पास यहाँ से अवेलेबल है। ALU लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड ऑपरेशन लॉजिकल एंड, और फिर यहाँ से आप एग्जीक्यूट पार्ट में जा रहे हैं, एग्जीक्यूट पार्ट में ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो डेस्टिनेशन लेट्स सपोज R2 है तो यहाँ से होता हुआ R2 में होता हुआ वापस आप
इनिशियल स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से जो रिजल्ट है वो mux2 से होता हुआ बस 2 पे अवेलेबल होगा, और बस 2 से जो भी आप यहाँ पे रजिस्टर को लोड R3 जो भी आप कंट्रोलर का सिग्नल एनेबल करें वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। ये आपके कंट्रोलर के सिग्नल्स हैं। लोड R3, तो लोड R3 इनेबल होगा और आपका रिजल्ट बस 2 से होता हुआ R3 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। तो उसमें से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड की है। ठीक है, एक दफ़ा रीड को देख लेते हैं। रीड थी क्या? रीड इंस्ट्रक्शन ने क्या करना है, मेमोरी वर्ड फेच करना है। ठीक है, और उसको डेस्टिनेशन रजिस्टर में स्टोर करना है। अब रीड ने एक मेमोरी वर्ड फेच करना है और वो मेमोरी इस मेमोरी से फेच करना है। नंबर 2, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और इस मेमोरी वर्ड में जो कंटेंट्स हैं उसको उठा के किसी एक रजिस्टर में स्टोर करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। तो अगेन आपने प्रोग्राम काउंटर सेलेक्ट किया, बस 1 सेलेक्ट की, लोड एड्रेस रजिस्टर। तो प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस था वो एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, मेमोरी को सिलेक्ट करें और अपने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को लोड करें। यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो यहाँ से होता हुआ बस 2 से होती हुई इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी, और प्रोग्राम काउंटर को आपने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है जी, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, याद करें। लेकिन अभी सिर्फ एक इंक्रीमेंट हुआ है। अगर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो हमें 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर सेकंड बाइट पड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सिंगल इंक्रीमेंट कर दिया और हम नेक्स्ट स्टेप में चले गए, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो ये डिकोडिंग के अंदर उसने प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस चेक की, उनमें से कोई भी नहीं थी। इस तरह हम रीड इंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं जो यहाँ पे इस डायमंड में ट्रू हो जाएगी। यहाँ से वो क्या कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर को दोबारा सिलेक्ट कर रहा है। रीजन, क्योंकि 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है और जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो इंस्ट्रक्शन की सेकंड बाइट के अंदर है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है वहां से वो दोबारा बस 1 को सिलेक्ट करते हुए एड्रेस रजिस्टर को लोड कर देगा प्रोग्राम काउंटर में। अब ये जो एड्रेस है ये इंस्ट्रक्शन की सेकंड बाइट्स के अंदर पड़ा हुआ है, सेकंड बाइट के अंदर पड़ा हुआ है। ये एड्रेस अब इस मेमोरी को फीड कर दिया गया। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट पार्ट परफॉर्म हो रहा है, और एग्जीक्यूट पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, ये रीड 1। इस स्टेट में आप रीड 1 क्या है, ये रीड 1 एग्जीक्यूट द ALG ऑपरेशन फॉर अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन कंडीशनली assert sorry read 1, this is read 1 में execute 1 पढ़ना शुरू हो गया था। this is read 1, load the address register with the second byte of a read instruction and increment program counter। ठीक है जी, तो वही कर रहा है यहाँ पे, मेमोरी को सिलेक्ट कर रहा है, एड्रेस रजिस्टर को लोड कर रहा है विद द सेकंड बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर को दोबारा इंक्रीमेंट कर रहा है। रीजन, क्योंकि हमारी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, पहले एक दफा इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ तो हमारे पास वो एड्रेस अवेलेबल होगा जिसमें आपका मेमोरी वर्ड पड़ा हुआ है। इस मेमोरी के अंदर जो कंटेंट्स जो उसने यहाँ पे रजिस्टर्स में स्टोर करने हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद से दोबारा इंक्रीमेंट किया तो फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होगा ये प्रोग्राम काउंटर। ठीक है जी, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में वो मेमोरी को सिलेक्ट कर रहा है, और इसमें जो भी कंटेंट्स हैं जो इस एड्रेस के ऊपर पड़े हुए हैं उनको उसने सोर्स रजिस्टर के अंदर, सॉरी डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है। तो लेट्स सपोज हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर R2 है, तो ये mux2 जो है यहाँ से, सॉरी इस मेमोरी से जो हमारे कंटेंट्स हैं वो mux2 के थ्रू बस 2 पे अवेलेबल है। हमने R2 सेलेक्ट किया, लोड R2 की पिन एनेबल की, तो हमारा ये जो मेमोरी के कंटेंट्स हैं वो यहाँ से होते हुए R2 के अंदर स्टोर हो गए, और ये जो इंस्ट्रक्शन है उसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, एग्जीक्यूट कर दिया, और यहाँ से होता है वापस इनिशियल स्टेट पे चला गया। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, राइट इंस्ट्रक्शन को भी देख लेते हैं। राइट इंस्ट्रक्शन बेसिकली रीड इंस्ट्रक्शन का ऑपोजिट है।
आपने रीड में ये किया था कि मेमोरी से वर्ड उठाया था और रजिस्टर्स में स्टोर किया था। राइट के अंदर आप ये करते हैं कि जो रजिस्टर्स के अंदर कंटेंट्स हैं उनको आपने इस मेमोरी के अंदर स्टोर करना है। ठीक है जी, तो देखते हैं ये कैसे होता है। बिल्कुल रीड की तरह आपने प्रोग्राम काउंटर को सिलेक्ट किया, बस 1 सिलेक्ट हुई और लोड एड्रेस रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है वो मक्स 1 के थ्रू बस 1 के ऊपर अवेलेबल है और यहाँ से वो एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप मेमोरी के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको फेच करें। तो वो यहाँ से होती हुई बस 2 पे अवेलेबल है। लोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की पिन आपने अनेबल की, दिस इज लोड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो यहाँ से होती हुई इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को जा रही है और आपने इसके बाद आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो बस 2 के थ्रू इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगी और आपने प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया है। अगेन राइट इंस्ट्रक्शन भी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो जिससे एक दफ़ा दोबारा इंक्रीमेंट करना होगा हमें आगे जाके। ठीक है, तो ये फेच पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन डिकोड के अंदर आ गए, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं। आपने देखा कि इनमें से कोई इंस्ट्रक्शन है ये सब की सब फॉल्स हो रही है। रीड इंस्ट्रक्शन फॉल्स हो गई है, राइट इंस्ट्रक्शन ट्रू हो गई है क्योंकि हम राइट को इस वक्त एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोबारा आप प्रोग्राम काउंटर को सिलेक्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्योंकि हमारे पास 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे सेकंड बाइट इंस्ट्रक्शन की सेकंड बाइट को एड्रेस कर रहा है। तो ये एड्रेस आपका एड्रेस रजिस्टर के अंदर आ गया और यहाँ पे आपने सेकंड एग्जीक्यूट पार्ट के अंदर आपने मेमोरी सेलेक्ट की, उसका वो रजिस्टर सेलेक्ट किया जो इस एड्रेस के अंदर, जिसको ये एड्रेस रजिस्टर एड्रेस कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से उसने एड्रेस रजिस्टर जब इसके पास मेमोरी के ऊपर एड्रेस आ गया तो आपने प्रोग्राम काउंटर को दोबारा इंक्रीमेंट कर दिया ताकि वो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हो। तो एक दफ़ा आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, आपने एक दफ़ा आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, 2 दफ़ा आपने इंक्रीमेंट किया क्योंकि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करें। आपने इन रजिस्टर्स से कंटेंट्स उठाने हैं और इस मेमोरी पे राइट करने हैं। ठीक है, तो कंटेंट्स हमारे सोर्स रजिस्टर के अंदर पड़े हैं। लेट्स सपोज सोर्स रजिस्टर हमारा आर नॉट है, तो ये फर्स्ट डायमंड ही ट्रू हो जाएगा। आप आर नॉट को सिलेक्ट करें, आर नॉट इस मक्स 1 के थ्रू बस 1 पे आपका आर नॉट के कंटेंट्स जो हैं वो बस 1 पे अवेलेबल होंगे और बस 1 से आपके ये कंटेंट्स मेमोरी के ऊपर मेमोरी में राइट कर दिए जाएंगे। ठीक है, मेमोरी में राइट करने के बाद आप दोबारा वापस इस इनिशियल स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो रीड और राइट इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे ये सब इंस्ट्रक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एंड की इंस्ट्रक्शन सिमिलर थी। ठीक है जी, तो रीड और राइट की इंस्ट्रक्शन सिमिलर हैं। अब हम नॉट की इंस्ट्रक्शंस भी सिमिलर, बहुत सिंपल है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपका एक ही रजिस्टर है और उसी के आपके कंटेंट्स को आपने फ्लिप कर देना होता है। आपको नॉट का पता है क्या होता है, तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फेच हुई हैं और यहाँ डिकोड पार्ट में आपने नॉट सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप ALU को सिलेक्ट कर रहे हैं और अपने कंटेंट्स को लोड रजिस्टर जी को आप लोड रजिस्टर जी को आप लोड इसको इनेबल करें ताकि अगर आपका नॉट करने के बाद रिजल्ट 0 है तो ये 0 फ्लैग इनेबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपने ये सोर्सेज हैं किस रजिस्टर को आपने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज R1 है तो आपने R1 को सिलेक्ट किया और नॉट ऑपरेशन ALU में परफॉर्म करने के बाद आप उसे वापस डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर स्टोर कर रहे हैं और वापस इनिशियल स्टेट पे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज आपका R नॉट था, ये मक्स 1 के थ्रू जो आपका R नॉट है वो ALU पे अवेलेबल है। इस ALU ने क्या किया, इस R नोट का नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया और इस मक्स 2 के थ्रू वापस R नोट के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन और सोर्स रजिस्टर सेम है इस नॉट ऑपरेशन में, क्योंकि आपने एक ही रजिस्टर के कंटेंट्स को उठाना है और उनके नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करके उसी के अंदर स्टोर कर देना है। तो इस केस के अंदर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है, अगरचे आप इसको डिफरेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो ये जो नॉट ऑपरेशन है, ये नॉट ऑपरेशन है, इसमें आप डेस्टिनेशन रजिस्टर दे सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट था उसमें आप डेस्टिनेशन एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आर नॉट के कंटेंट्स को आप नॉट करें, लॉजिकल नॉट करें, आर नॉट के कंटेंट्स को लॉजिकल नॉट करें और उसे R3 में स्टोर कर दें। इट इज़ पॉसिबल। ठीक है जी,
तो ये नॉट ऑपरेशन हो गया। अब हमारे पास सिंपल दो रह गई हैं, इनमें से मैं एक डिस्कस कर देता हूँ, बल्कि दोनों दोनों का एक एक करके हम दोनों कर लेते हैं। दिस इज ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्वेश्चन है सर ये जो लास्ट पे आपने बताई है ना बात, इधर रिपीट करते हैं। कौन सी नॉट ऑपरेशन की? यस सर, नोट करिए। हाँ, नॉट में मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि नॉट जो है ना वो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है। और अगर आप कल का लेक्चर देखें तो नॉट का जो फॉर्मेट था वो ऑप कोड था, फिर सोर्स बिट्स थी और फिर डेस्टिनेशन बिट्स थी। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका सोर्स जिसको आपने नोट करना है वो आर नॉट में पड़ा है, तो नॉट करने के बाद एएलयू जब उसे नॉट कर रहा है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसे आर नॉट में ही रहने दें, नोट करने के बाद या किसी और रजिस्टर में स्टोर कर दें, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। ये नॉट इंस्ट्रक्शन इन अदर वर्ड्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एंड की तरह ऑपरेट कर रही है। क्लियर हो गया या कुछ और पूछना चाहते हैं आप? यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। चले जी, ब्रांच इंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या हो रहा है जी, आपका प्रोग्राम काउंटर सेलेक्ट हो रहा है। पहले आप ये गौर कर लें, ब्रांच और ब्रांच जी इंस्ट्रक्शंस अगेन 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें दो दफा प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है जी, ब्रांच एंड ब्रांच जी बोथ आर 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस। तो ब्रांच वन यहाँ ऑलरेडी पहले एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो चुका है, यहाँ पे दूसरी दफ़ा इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम काउंटर, सॉरी, सिलेक्ट प्रोग्राम काउंटर आप कर रहे हैं, बस वन के थ्रू आप एड्रेस रजिस्टर के अंदर एड्रेस दे रहे हैं जहाँ पे आपने जंप करना है। ठीक है जी, उस एड्रेस ये उस सॉरी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रांच में जब आपकी इंस्ट्रक्शन आई तो आपने प्रोग्राम काउंटर को सिलेक्ट किया। इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर इस वक्त आपकी इंस्ट्रक्शन की सेकंड बाइट अवेलेबल है, सेकंड बाइट का एड्रेस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एड्रेस मक्स वन के थ्रू एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, लोड एड्रेस रजिस्टर, इस एड्रेस रजिस्टर के अंदर आपका वो एड्रेस जो इंस्ट्रक्शन की सेकंड बाइट के अंदर स्टोर है वो इस एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ से आप आगे क्या कर रहे हैं, मेमोरी को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब आपके पास एड्रेस अवेलेबल है तो आप इजीली मेमोरी के उस रजिस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका एड्रेस आपके पास अवेलेबल है, और उस एड्रेस इस मेमोरी को सिलेक्ट करने के बाद आप एड्रेस रजिस्टर को दोबारा लोड करें। ठीक है जी, वो कैसे लोड करें, क्योंकि आपने इस वक्त ब्रांच के अंदर जो सेकंड बाइट के अंदर कंटेंट्स हैं वो आपने उसमें जंप करना है जहां पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन का एड्रेस गिवन है। ठीक है, तो ये मेमोरी या मक्स वन के थ्रू आप दोबारा एड्रेस रजिस्टर के अंदर उस एड्रेस को स्टोर करें। ठीक है, इस मेमोरी से यहाँ से होते हुए मक्स टू के होते हुए आप बस टू में आए और बस टू से आपने एड्रेस रजिस्टर के अंदर आपने दोबारा एड्रेस को स्टोर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, आपने मेमोरी को सिलेक्ट किया और प्रोग्राम काउंटर, जो प्रोग्राम काउंटर है इसको आपने अपडेट किया। आपने इस प्रोग्राम काउंटर को अपडेट किया। ठीक है, उस प्रोग्राम काउंटर को क्यों अपडेट किया, कोई बताएगा मुझे? ब्रांच इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? ब्रांच इंस्ट्रक्शन के अंदर हम ये करते थे कि आपका डेस्टिनेशन जो मेमोरी लोकेशन के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर आप जंप कर जाते हैं। यानी आपने इफ एल्स देखा हुआ है ना, तो अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो आपका कंट्रोल फ्लो जो है, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, वो आगे जाके एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसमें तो ये इंक्रीमेंट करता है, हमेशा हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जब आपने जंप करनी है तो जिस इंस्ट्रक्शन पे आपने जंप करनी है उस जंप का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के अंदर होना चाहिए। तो इस लास्ट पार्ट के अंदर जो आपका इंस्ट्रक्शन की सेकंड बाइट में एड्रेस था वो एड्रेस आपने उठा के इस प्रोग्राम काउंटर में लोड कर दिया। ठीक है जी,
अब ब्रांच 0 में देखें, अगर आप ब्रांच 0 परफॉर्म कर रहे हैं और 0 फ्लैग इनेबल नहीं है तो आप क्या करें, सिंपल प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करें ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे। अगर उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करनी क्योंकि ब्रांच 0 फ्लैग जो है वो अगर लेट्स सपोज इनेबल है, लॉजिक लेवल हाई पे है, तो फिर वो ये सारे स्टेप्स दोबारा करेगा। ठीक है, तो ब्रांच और ब्रांच 0 के अंदर सिर्फ इस डायमंड का डिफरेंस है। ये डायमंड जो है इस 0 फ्लैग को चेक करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप गौर करें, यहाँ पे एक दफा प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट कर रहा है लेकिन दूसरी दफा वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। इसकी कोई रीजन बता दे मुझे। प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे एक दफा इंक्रीमेंट हुआ लेकिन दूसरी दफा इस स्टेप में इंक्रीमेंट नहीं होता, और अगर ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी दफा इंक्रीमेंट नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है? जनाब आप क्वेश्चन का आंसर कर दें, अगर नहीं आता तो कहीं नहीं समझ आ रहा था मुझसे आप रिपीट करवा सकते हैं, मुझसे दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे आंसर ही कर दे। आज आप में से मुझे किसी ने कोई आंसर नहीं किया। शुरू में किसी ने कल के होमवर्क के बारे में आंसर कर दिया लेकिन अभी तक मुझे, जो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप में से किसी ने मुझे आंसर नहीं किया। अगर आपको कहीं इशू आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ लें। और अगर दूसरी ऑप्शन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप लोगों ने मंडे का लेक्चर ना पढ़ा हो, पॉसिबल है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो काइंडली वो तो क्वेश्चंस करें ना मुझसे। जी, क्योंकि इसके बाद हमारा इंस्ट्रक्शन सेट खत्म हो गया जनाब। यहाँ पे अगर ये सारी इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो है वो हॉल्ट स्टेट में है। इनमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो आपका कंप्यूटर जो है वो हॉल्ट स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये फेच डिकोड एग्जीक्यूट के अंदर मूव करता रहेगा। जी, क्वेश्चन है तो पूछें। ऐसा करें, आप में से ना वो सब लोग हैंड रेज करें जिनको समझ नहीं आया। ओके, मैंने आपको कहा हैंड रेज करना भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये हैंड रेज होगा या नहीं होगा 0 1 की तरह। ठीक है जी, तो अब वो सब लोग हैंड रेज करें जिनको समझ आ गया है। ओनली 2 स्टूडेंट्स, 3। हैंड रेज करके रखेंगे, समझ आ गया, थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, आप हैंड वापस कर दें। हैंड रेज करके रखें। ओके जी, कोई 7 8 स्टूडेंट्स हैं। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बल्कि बिल्कुल शुरू में जब से मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोगों के लेना शुरू किए हैं, मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि एक 0 है, एक 1 है, लॉजिक लेवल हाई, लॉजिक लेवल 1। उसके अलावा डोंट केयर कंडीशंस हैं, तो बाकी सब जो है वो डोंट केयर में है। मैंने आपसे पूछा समझ नहीं आया, हैंड रेस करें, किसी ने नहीं हैंड रेस किया। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ जिनको समझ आया वो हैंड रेस कर दें, तो हाँ 7 8 लोगों ने खड़ा कर दिया, हैंड रेस कर दिया। तो बाकी जो है वो डोंट केयर में है। तो अच्छा करें, आपको एक दफ़ा एक चांस और देता हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं आया वो हैंड रेस करें। बाकी Excuse me, जिन सर, बाकी यस। वो थोड़ा नेट का मसला आ गया था, ये ना लास्ट 2 स्टेप नहीं मैं सुन पाया जो ब्रांच और ब्रांच 0 वाला आप बता रहे थे, ओके, वो मैं इंस्ट्रक्शंस रिपीट आखिरी 2। यस ओके सर, जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू ओके जी, सर। हैंड को क्लोज कर दें, यानी हैंड जिन्होंने रेज किया उनको बंद कर दें। ठीक है जी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बाकी डोंट केयर में है, तो देख लें। डोंट केयर का मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो ओके जी, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने फेच पार्ट, आपने मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ पहले की तरह, फेच पार्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोग्राम काउंटर को आपने एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर दिया। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आपका जो कंट्रोल फ्लो है, यानी आपके पास एक कोड है a+b, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में a-b हो रहा है, फिर एल्स का पार्ट है, फिर ए नॉट बी हो रहा है,
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में ए एंड बी हो रहा है, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आपने एक दफ़ा तो प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर दिया और आपकी ब्रांच इंस्ट्रक्शन एनकाउंटर हुई, यानी ब्रांच इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर को सिलेक्ट किया। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम इस ब्रांच इंस्ट्रक्शन ने करना ये है कि 2 बाइट, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसकी सेकंड बाइट में जो एड्रेस अवेलेबल है उस एड्रेस को इस इंस्ट्रक्शन ने प्रोग्राम काउंटर के अंदर लोड कर देना है। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर में जब आपका एड्रेस लोड हो जाएगा तो जब ये आप दोबारा इंस्ट्रक्शन फेच में जाएंगे तो वो वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी जो प्रोग्राम काउंटर पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है। तो बजाय इसके कि आप अपनी ब्रांच इंस्ट्रक्शन में आप प्रोग्राम काउंटर को दोबारा इंक्रीमेंट नहीं कर रहे। रीजन, आपका एक प्रोग्राम चलता जा रहा है और आपने उस प्रोग्राम को कहीं जंप करके इफ एल्स करते हुए कहीं आगे जाके जंप करना है, तो वो जो जहां पे आपने जंप करना है उसका एड्रेस, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में पड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे बल्कि प्रोग्राम काउंटर में वो एड्रेस स्टोर कर रहे हैं जो सेकंड बाइट में अवेलेबल है आपकी इंस्ट्रक्शन के। आप वो एड्रेस स्टोर करें जहाँ पे आपको जंप करना है, उसके बाद फिर आप दोबारा इस फेच पार्ट के अंदर आ जाएंगे। ब्रांच जी के अंदर सिंपल क्या हो रहा है, आप इस जीरो फ्लैग को चेक कर रहे हैं, अगर ये ट्रू है तो प्रोग्राम काउंटर में सेकंड बाइट का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, अगर ये ट्रू नहीं है तो अपने प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। क्लियर हो गया या कुछ और पूछना चाह रहे थे जिन्होंने, जो लेट आए हैं? ठीक है जी। जो जिनका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। क्लियर है? यस सर क्लियर। चलो जी, कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो मुझसे पूछ लें। ये हमने कंट्रोलर का एएसएम चार्ट बनाया आज बेसिकली और उसको हमने डिस्कस किया। इसमें तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट हर सब इंस्ट्रक्शंस ही डिस्कस कर दिए हैं सिवाय सब्ट्रैक्ट के। सब्ट्रैक्ट भी कोई इशू नहीं है। सोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड ऑपरेंड जो है वो आपका रजिस्टर वाई में स्टोर हो रहा है और यहाँ से डेस्टिनेशन के अंदर आप अपने रिजल्ट को स्टोर करके वापस जा रहे हैं। ठीक है जी। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। 5 मिनट्स, बल्कि जितना मर्जी टाइम लें आपके। क्वेश्चन क्या, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आई हैव अ जी क्वेश्चन। यस। सर आपने बताया हमें कि जब आप S_branch1 को सिलेक्ट करते हैं, इनेबल करते हैं। S_branch1, 1 मिनट जी, S_branch1, यस दिस वन। यस सर, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट्स द पीसी प्रोग्राम काउंटर। तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो इंक्रीमेंट दूसरी दफ़ा नहीं कर रहा होता। Load the address register with the second byte of program branch instruction and increment the PC। ये जो increment the PC है बेसिकली वो फर्स्ट इंक्रीमेंट है। यस दिस वन। ठीक है। आपने ब्रांच इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, एक दफ़ा तो आपने इंक्रीमेंट करना है उसको। एक दफ़ा इंक्रीमेंट करना इसलिए है क्योंकि आपकी इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है और सेकंड बाइट के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है, तो एक दफ़ा आप इंक्रीमेंट ज़रूर करेंगे। दोबारा आप इंक्रीमेंट तब करेंगे अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, अदरवाइज आप दूसरी दफ़ा इंक्रीमेंट नहीं कर रहे क्योंकि आपने प्रोग्राम काउंटर के अंदर वो एड्रेस लोड कर दिया जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, वो एड्रेस लोड किया है जो इंस्ट्रक्शन की सेकंड बाइट के अंदर अवेलेबल है। क्लियर है? सर बट मुझे ये कंफ्यूजन है कि देखें, जब एग्जीक्यूट वाला ब्लॉक है उसके अंदर हम कहते हैं कि इनेबल SBR__BR1। तो सर जब हम इस फंक्शन को मतलब कर रहे हैं, चला रहे हैं, ये तो ये फिर ये इसका ये असर। नाइन्थ एंड 10th ब्लॉक की बात कर रही हैं आप? जी 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 पूछें दोबारा। सर, तो जब हम इसको इनेबल कर रहे हैं, अगर हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो अगर उसकी इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब ही ये है कि इट इंक्रीमेंट्स द पीसी, तो फिर एक और दफ़ा इंक्रीमेंट नहीं होगा ऑटोमेटिकली इसको एग्जीक्यूट करने नो से। नो नो, ये जो लिस्ट है ना, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होनी है वो नहीं है। ये लिस्ट है इस कंट्रोलर की स्टेट्स की। ये स्टेट्स, इस कंट्रोलर किन स्टेट्स में है और पॉसिबल स्टेट्स हैं उनकी लिस्ट है। ये इंस्ट्रक्शंस क्या कर रही हैं वो लिस्ट यहाँ पे गिवन है, दिस वन। ये ब्रांच क्या कर रही है यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आपको नहीं उसने लिखा हुआ कि भाई आपने प्रोग्राम काउंटर को इंक्रीमेंट करना है।
जो इंस्ट्रक्शंस काम कर रही हैं, जो इंस्ट्रक्शन का एक्शन है, जो एक्शन है वो इस टेबल में गिवन है, ये भी आपकी बुक में अवेलेबल है। ये जो लिस्ट अवेलेबल है, ये लिस्ट इस कंट्रोलर की पॉसिबल स्टेट्स हैं। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। कुछ और पूछना चाहती हैं पूछ लें, मुझे नहीं लगता समझ आया। सर मुझे समझ आ गई है कि वो इंस्ट्रक्शन सेट नहीं था, दैट वाज एक्चुअली द स्टेट्स ऑफ द काउंटर। कंट्रोलर, हाँ, कंट्रोलर। ओके चलें, गुड जी। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, वन लास्ट थिंग, इस पूरे माइक्रो प्रोसेसर का वेरीलॉग कोड जो है वो आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और आई गेस ये डाउनलोडेबल फॉर्म में भी है, आपकी बुक में यूआरएल दिया हुआ है कि आप इस कोड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मे बी मुझे नहीं मालूम, मुझे कंफर्म नहीं है, आपके जो लैब इंस्ट्रक्शन है आपको इसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट देने वाले हैं। शायद उन्होंने दे दिया हो, किसी ने दिया अभी तक कोई इस तरह का प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट दिया अभी तक अनाउंस हुआ है? जी कोई बताएगा मुझे? नहीं सर, अगले हफ्ते है। ये सब कह रहे थे कि हाँ हाँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे कंफर्म नहीं है वो क्या देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो इस किस्म का कुछ आपको दे देंगे, ठीक है। तो जस्ट आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, लेकिन इसका वेरिलो कोड जरूर देखिएगा, ठीक है। हमने डेटा पाथ कंट्रोलर के पीछे वेरिलो कोड देखे थे, जो इतनी भी हमने पीछे एग्जांपल्स किए हैं, तो इसका कोड भी एक बहुत लेंथी सा कोड है, आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है, ठीक है जी। क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जो लेक्चर स्लाइड्स होती हैं ये फाइल्स की सूरत में मिल सकती हैं हमें? नहीं बेटा, ये आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। वीडियोस जो हैं वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। पता नहीं, कल एक स्टूडेंट था, उनकी शायद आई गेस इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम होगा, कहता सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे वीडियोस प्ले नहीं होती, मेरी तो हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू देख लें, मे बी कोई इस तरह का इशू हो। लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है सर लेकिन डाउनलोड करके लीजिए। स्लाइड से खुद पढ़ा जा सकता है तो वो इजी हो जाता है। हाँ, आप ऐसे ना करें कि आपने सिर्फ स्लाइड्स पढ़ी हैं एग्जाम के एक दिन पहले और फिर आगे एग्जाम में बैठने आगे, तो बेफिक्र है, ये सारी डायग्राम्स आपकी बुक के अंदर अवेलेबल हैं, बुक पढ़ा करें। मैं बुक को मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग बुक को रीड किया करें। ये जो एंड पे स्लाइड्स को देख के आप पढ़ते हैं ना, ये सब सिंपल मैंने आपकी बुक की डायग्राम्स को कॉपी किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वीडियोस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर अवेलेबल है। प्रीवियस लेक्चर्स और फाइनाइट स्टेट मशीन्स के ऊपर थी, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं जी। सर वो आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, स्टूडेंट सर्च नहीं कर सकते, आप ना डाउनलोड करके फिर सेंड करेंगे। नहीं, तो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर जो वीडियोस के लिंक्स आ रहे हैं वो प्ले नहीं होते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर जो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो आपका लेक्चर स्केड्यूल होता है, उस लेक्चर के अंदर आप चैट के अंदर देखें, लेक्चर की चैट के अंदर देखें, तो वीडियो का लिंक दिया होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का लिंक दिया होता है। सर वो ओपन नहीं होते, आप डाउनलोड कैसे हम करेंगे? वो अपलोड नहीं होते, वो सॉरी प्ले नहीं होते। यस सर, वो प्ले नहीं होते, आप डाउनलोड करके सेंड किया करें फिर होंगे। तो वो सारे प्रीवियस जितने भी लेक्चर है ना आपने जो से दिए थे 20 के बाद ऑनवर्ड, तो वो यस, कोई ये भी जो नहीं प्ले हो रहा डेटा पाथ कंट्रोलर पे जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वो रिमेनिंग लेक्चर्स वो वाले उनकी बात है। कर रहे हैं सर ना, वो बाकी तो कोई यूट्यूब पे है। जी जी सर, वो यूट्यूब के जो उसके बाद जो से हुए हैं 20 के बाद वो कोई भी नहीं प्ले हो। चलें ठीक है, मैं ना फिर इसको आज देखता हूँ, तो इंशाल्लाह एक दो दिनों में फिर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इससे पहले देखता हूँ, ये पता करता हूँ ये प्ले क्यों नहीं हो रहे, तो मैं इसे ज़रूर इंशाल्लाह एक दो दिनों में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, ये इंशाल्लाह एक दो दिनों में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है सर तो और पूछ एक लें। क्वेश्चन था जी जी सर, एक स्टेटमेंट दी गई है कि फाइनाइट स्टेट मशीन तो कंस्ट्रक्ट करे, तो उसके अंदर थोड़ा सा मसला होता है। आप मुझे मिसाल ना के तौर पे रिपीट करें, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, दोबारा रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट करें। मिसाल के तौर पे ना वो बताया गया कि आप ना फाइनाइट स्टेट मशीन उसको कंस्ट्रक्ट करें, तो उसमें ये मसला होता है किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाए, तो इसके बारे में कोई आप ना
एक आधा कोई ट्यूटोरियल या कोई छोटा सा लेक्चर बना के सेंड कर दें। फाइनाइट स्टेट मशीन में स्टेप कैसे लेना है ये पूछ रहे हैं, क्योंकि आपकी भी आवाज़ कटी है। फाइनाइट स्टेट मशीन में स्टेप लेना है, मुझे नहीं समझ आया कि आप क्या पूछ रहे हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन में स्टेप एक दफ़ा रिपीट कर दें, क्योंकि मेरा ख्याल इंटरनेट कनेक्टिविटी में इशू है। आप दोबारा रिपीट कर दें क्वेश्चन, कोई बात नहीं। सर कोई मिसाल के तौर पे जो से आपने लेक्चर दिए हैं ना, तो जी जी। उस तरह का तो नहीं ना आएगा एग्जाम में? कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, कोई क्वेश्चन आएगा कि आप ना इस क्वेश्चन फाइनाइट स्टेट मशीन कंस्ट्रक्ट करें, तो उसका थोड़ा सा मसला आता है कंस्ट्रक्ट का। अच्छा, मैं आपकी अब मैं आपका क्वेश्चन समझा। आप कह रहे हैं कि सर आपने जो फाइनाइट स्टेट मशीन समझाई है उनकी तो स्टेटमेंट थी नहीं, तो एग्जाम में तो स्टेटमेंट आएगी। तो अगेन मैंने वहाँ पे आपको स्टेटमेंट में भी क्या कहते हैं लिखी नहीं हुई, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमने NRZ टू मैनचेस्टर एनकोडर बना रहे हैं। सिंपल एक स्टेटमेंट होगी, डिज़ाइन अ फाइनाइट स्टेट मशीन फॉर नॉन रिटर्न टू जीरो टू मैनचेस्टर एनकोडर। बस इतनी सी स्टेटमेंट है। इसी तरह आप ये प्रैक्टिस करें, आपकी बुक के अंदर जो एंड प्रॉब्लम्स हैं वो भी गिवन है, बेतहाशा एग्जांपल्स है। मैं आपको 1-2 करा दूं और 5-6 करा दूं, 10 करा दूं, उसके बाद पता लगे 11th आ गई और वो मैंने आपको नहीं कराई, तो वो फिर आपके आंसर ये तो मसला हो गया। तो इसको प्रैक्टिस करें, ऐसे नहीं होगा ये प्रैक्टिस। आप फाइनाइट स्टेट मशीन्स जो है, मिले मूर मशीन्स, इनकी आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैंने आपको एक आई गेस किसी एक वीडियो में एक लिंक दिया था किसी बुक का जिसका ऑथर जो है वो मॉरिस मानो है, किसी को आइडिया है? तो उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उसके एंड प्रॉब्लम्स बहुत यस सारे हैं। सर। तो हाँ, उसमें से भी देखें, आपकी बुक के अंदर जो है ना एंड प्रॉब्लम्स ना होने के बराबर है, इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कम है, एग्जांपल्स भी कुछ कम है। तो आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग उस मॉरिस मानो से भी प्रैक्टिस करें फाइनाइट स्टेट मशीन्स की। आई गेस उसका चैप्टर 4 और 5 है। उसके नया एडिशन देख लीजिएगा, नया एडिशन में चैप्टर शायद चेंज हो गए। तो उसका जो फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं, आप उसको वहाँ से ज़रूर देखें। मॉरिस मानो की जो बुक है उसमें से आप उसे ज़रूर देखें। आपकी बुक के अंदर एकदम से वो उस पर आपने एक बहुत एग्जांपल की थी, कौन सी की थी जो हमने बड़ी लेंथी, एक पूरा BCD टू XX3 कोड कन्वर्टर, ठीक है, वो एक बहुत एकदम से वो बड़ी सी एग्जांपल पे आ जाता है। उसमें वो काफ़ी से एग्जांपल्स हैं जो छोटी छोटे पार्ट्स हैं, फिर उसके बाद एक बड़ी एग्जांपल के ऊपर जाता है। तो उसको आप एक दफ़ा जरूर देखिएगा, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है? मिड एग्जाम? जी जी। यस 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 सर, आपने बात कर दी, वो मिड से रिलेटेड बता देना। हाँ, मिड का यही है कि आपका डेटा पाथ कंट्रोलर के अलावा पीछे जो कुछ कवर हुआ है वो सब का सब कोर्स में है। डेटा पाथ कंट्रोलर के जो टॉपिक्स हैं जो हमने करना शुरू किए थे, मैंने कराना शुरू किए थे, शायद आई गेस उबैद सर, डॉक्टर उबैद जी हैं, उन्होंने भी 2 लेक्चर्स लिए थे डेटा पाथ कंट्रोलर पे। उसके बाद फिर मैंने टेक ओवर किया था। तो डेटा पाथ कंट्रोलर के अलावा जितना जो कुछ हमने पढ़ा है वो सब का सब मिड में इंक्लूडेड है। वो स्टेट रिडक्शन तक ना, वो जो यस यस यस, स्टेट डिडक्शन वाला पार्ट भी आपका मिड में इंक्लूड है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कोई फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपकी टेक्स्ट बुक के और 5th चैप्टर के वेरी लो का जो पार्ट है, सब का सब जो है वो आपका ASMD चार्ट से पहले पहले ये सारा आपका जो है वो कोर्स में इंक्लूड है, ठीक है। चैप्टर 5 तक जिसमें ASMD चार्ट से पहले पहले जो कुछ किया हुआ है, वेरी लॉग और जो कुछ हमने किया हुआ है, ये सब का सब आपका मिड में इंक्लूड है, ठीक है। वेरी लॉग का पार्ट जो जितने भी वेरी लॉग है हमने वो भी कोर्स में इंक्लूड है आपकी। यस सर, थैंक यू। वेलकम, ठीक है जी। अब जो है आपका मिड टर्म एग्जाम के बाद होपफुली डॉक्टर उबैद जी हैं वो आप को लेक्चर्स देंगे, और उसमें जो हमने एक बेबी वर्जन बनाया है वो एक प्रैक्टिकल जो रियल वर्ल्ड में माइक्रो प्रोसेसर की कोई एग्जांपल लेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। वो रिलेटिवली कम्प्लेक्स होगा, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस बेबी वर्जन को अच्छी तरह समझ लें, ताकि रिमेनिंग 3 वीक्स के जो लेक्चर्स हैं आफ्टर मिड टर्म एग्जाम वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएं। और आई होप सो कि आप करेंगे, क्योंकि इसी तरह का मिलता जुलता आपको लैब में प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन है आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ तो पूछ लें, अदरवाइज आई एम लीविंग। गुड लक फॉर मिड टर्म एग्जाम। यस सर। सर अगला टॉपिक हमने क्या पढ़ना है इसके बाद? जी हमने बेबी वर्जन बनाया माइक्रो प्रोसेसर का। अगले जो टॉपिक्स होंगे उसमें आप एक रियल वर्ल्ड माइक्रो प्रोसेसर लेंगे और उसको देखेंगे उसको कैसे डेवलप किया जाता है। यस सर, ये जो हमने रिस्क पढ़ा है इसके बारे में तो नहीं ना पढ़ना? नहीं, सिस्क नहीं है, सिस्क हमने कोर्स में नहीं है। इवन आगे जो टॉपिक्स होंगे उनमें भी आप सिस्क नहीं पढ़ेंगे। रिस्क आजकल दुनिया में ज़्यादातर रिस्क यूज़ हो रहे हैं, सिस्क नहीं हो रहे, ठीक है जी। यस सर, थैंक यू। ओके जी, मैं लीव कर रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।